So, हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज पहली बार जो कोई पेपर है और एक पेपर जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है, माना नहीं जाता, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है जहां से अधिकारी बन करके निकलते हैं, जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, वो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 5 जून को कंडक्ट कराया गया। और आज हम उसी पेपर का एनालिसिस लेकर के आए हैं, पूरा विश्लेषण लेकर के आए हैं, व्याख्या के साथ में आंसर की देखेंगे और कोशिश की है कि हम ये क्वेश्चंस के आंसर 100% सटीक देने की कोशिश की गई है। बाकी अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें, लेकिन प्रयास किया गया है कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों के एकदम सटीक आंसर आपको देंगे। सटीक आंसर आप हमारे यहाँ से मिला सकते हैं और व्याख्या के साथ में, क्योंकि टाइम लगा है इसको बनाने के लिए, पूरी पीपीटी को तैयार करने में, क्वेश्चंस के आंसर को कलेक्ट करने में, उनके सोर्सेस देख करके उनके आंसर्स तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है। और आज हम आपको ये एक पार्ट 1 दे रहे हैं। पार्ट 1 दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस इसमें हम पार्ट 1 होगा और इस पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे। 1 to 50 क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। सेकंड पार्ट में बाकी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री 2022 के आंसर की लेकर के आ रहे हैं। 100% प्रयास किया गया है कि हम अच्छे आंसर देंगे, सही आंसर देंगे, एकदम सटीक आंसर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन। पहला प्रश्न है, जलवायु कार्यवाही ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, ये क्या है? देखिए, क्लाइमेट कार्यवाही ट्रैकर या क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये एक डाटाबेस है और ये डाटाबेस जो है जितने भी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी बी, सी और डी हैं, इनसे कोई ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर यहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान संसाधनों के गठबंधन द्वारा निर्मित एक डाटाबेस है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह यानी कि दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। ऑप्शन 2 कथन 2 है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की और EP100
ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। और कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। तो यहां पर ये देखना कि यहां पर जो कौन से ऑप्शन है, कौन से कथन है जो सही हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं, A, B, C या फिर D। तो कथन देखते हैं। देखिए, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि एक NGO की तरह ये वर्क करता है, जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। तो ये कथन यहां पर राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया नहीं, ये गलत है। EP100 ऊर्जा दक्षता के नवप्रवर्तन को प्रेरित करने और उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाना, ये आंसर सही है। और कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य हैं, ये भी यहां पर सही है, क्योंकि सबसे पहले यहां पर एक हमारी जो कंपनी है महिंद्रा को इसमें शामिल किया गया था। और इसके बाद में कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें मेंबर हैं। तो 1, 3 और 4 यहां पर सही आंसर होंगे। तो 1, 3, 4 यहां पर ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहां पर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। यदि वर्षावन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह कार्य करती हैं। निम्न में से आर्द्र भूमियों को कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ABCD है, तो डायरेक्ट हम पहले आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो वर्षावन है उष्ण कटिबंधीय पृथ्वी के फेफड़े हैं, इन्हें जो कहा गया है, और जो आर्द्र भूमि है उन्हें इनका गुर्दे की तरह काम करती हैं। तो ये ऐसा किस तरह से यहाँ पर हमें प्रतिबिंबित होता है। देखिए, जो जलीय, यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जलीय पादप क्या होते हैं कि भारी धातु और पोषकों के अधिक्यों को अवशोषित कर लेते हैं, और यही इसको सही प्रतिबिंबित करता है। यही कथन इसको सही प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि जलीय पादप जो होते हैं वो भारी धातुओं और पोषकों के अधिक्यों को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, WHO के वायु गुणवत्ता निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 mg/min 3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PMGAS का वार्षिक माध्य 5 pg/ms से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, और PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, और वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो ये वायु गुणवत्ता के दिशा निर्देश हैं, उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4। 1, 3 एंड 4। ठीक, तो ऑप्शन ए सही आंसर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है और यह कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, और उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्य रूप से खेती की जाती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या कौन से सही हैं या सही हैं। 1, 3, 1, 2 और 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2।
ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। यह एक कवक है, बिल्कुल ये एक कवक है और हिमालय के वन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है, लेकिन वाणिज्य रूप से इसकी खेती नहीं की जाती। खेती करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ऑप्शन सी, ये देखिए ये गुच्छी है, ये आप देख सकते हैं, ये गुच्छी का एक इमेज मिली थी और ये जब ये है और ये इसके सूखा हुआ रूप है, सूखे हुए तरह है। देखिए हिमालय की घाटियों और जंगलों में उगता है क्यों ये, और दुनिया का सबसे महंगा मशरूम और देश की सबसे महंगी सब्जी गुच्छी या स्पंज मशरूम है। ये सब्जी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है और गुच्छी की खेती संभव नहीं है और इसे जंगलों में जाकर ही ढूंढ कर लाना पड़ता है। इसे स्थानीय भाषा में छतरी, टटमोर या घुघरू कहा जाता है। तो ये इसकी व्याख्या है, यहाँ से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर 1 और 2 यहां पर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग होता है। तो विचार करने हैं, 4 हैं, तो कौन से कथन यहां पर हमारा सही होगा। तो देखिए पीईटी, इसको एक नाम भी देते हैं पीईटी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट होता है और यह एक प्रकार का क्या है, एक प्लास्टिक है जो स्पष्ट, कठोर और शैटर प्रूफ है और व्यापक रूप से प्लास्टिक की बोतलों, फिल्म पैकेजिंग, कपड़े, मोटर वाहनों के ढाल भागों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी व्याख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करते हुए सम्मिश्रण किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नहीं, मादक पेय को रखने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये कथन यहाँ पर सही है। तो 2 हमारा जो है ये कथन गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, यहाँ पर ये से भी गलत। क्वेश्चन 3 है, इसमें बनी बोतलों का पुनः चक्रण रिसाइकिल कर उन्हें अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा भी संभव नहीं है और इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर 1 और 4 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा पक्षी नहीं है, गोल्डन महिषीर, इंडियन नाइटजार, स्नूपबिल या व्हाइट आइबिस। देखिए इसमें जो इंडियन नाइटजार, स्नूपबिल और व्हाइट आइबिस है, ये तीनों कौन है, ये तो बर्ड्स हैं, ये पक्षी हैं। लेकिन ये जो गोल्डन महिषीर है ये पक्षी नहीं है, ये एक मछली है, ठीक है, ये मछली है जो ठंडे पाई जाती है, ठंडे क्षेत्र में। देखिए ये चित्र है, ये देख सकते हैं आप, गोल्डन महिषीर ये एक मछली है और गोल्डन महिषीर जो है एक हिमालय की मछली है और इसे ठंडे पानी में प्रजनन करती है। उत्तराखंड में कभी बहुयात में पाई जाने वाली गोल्डन महिषीर अब क्या कम हो रही है, क्योंकि जो पानी है, पानी गर्म होने के से इनकी जो संख्या है वो वहां कम हो रही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। गोल्डन महिषीर एक मछली है, ये पक्षी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से नाइट्रोजन यौगिकरण पादप हैं। देखिए जितने भी नाइट्रोजन यौगिकरण पादप की बात करें तो जितने भी जो फलीदार पौधे होते हैं ना, फलीदार जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, तो इनकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में आप देखते हैं यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कुछ कण आपको दिखाई देते हैं इस तरह के, और ये जो कण होते हैं यही क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो इनमें ये देखना है कि कौन से सही हैं जो नाइट्रोजन यौगिकरण पादप। देखिए अल्फाल्फा, छोलाई, चना, तिपतिया, घास या क्लोवर या कुल्फा, परश्रम या फिर पालक। देखिए अल्फाल्फा और चना और तिपतिया घास, ये 1, 3 और 4 जो है ये तीनों क्या है, नाइट्रोजन यौगिकरण का काम करते हैं, ठीक है। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित परिस्थितियों में किस एक में जैव गैल प्रौद्योगिकी यानी कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली, और ऑप्शन ये 3 है, 4 ऑप्शन है, तो यहां पर भी सही आंसर होगा। हम ऑप्शन को आगे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा और काफी लंबी वीडियो बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जैव जो प्रौद्योगिकी है बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, इसको हाल ही में गुजरात के तट पर इसका उपयोग किया गया प्रवाल भित्तियों की बहाली के लिए, प्रवाल भित्तियों को पुनर्निर्माण करने के लिए इसका जो प्रयोग है वो गुजरात के तटीय जो क्षेत्र है वहां पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहां सही होगा। तो प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए बायोरॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक बायोरॉक और मिनरल्स एक्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके ZSI ने वन विभाग गुजरात के साथ मिलकर के पहली बार कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये बात 2021 की है, 2021 में शायद, कंफर्म नहीं है, 2021 में ही इस तरह से ये प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए कच्छ की खाड़ी में इसका उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो मियावाकी जो पद्धति है देखिए क्या है, वह 1 स्क्वायर मीटर का जो एक क्षेत्र है शहरी क्षेत्रों में, कहा शहरी क्षेत्रों में 1 मीटर स्क्वायर के जो क्षेत्र होगा, जो खाली जगह होगी, वहां पर वृक्षों को लगाना, वनों का निर्माण करना, फॉरेस्ट को डेवलप करना। और इसमें क्या होगा, एक पेड़ ज्यादा ऊंचाई का लगाएंगे, एक उससे कम का लगाएंगे, और एक ऐसा पेड़ लगाएंगे जो ज्यादा छाया देता हो। तो इस तरह से पेड़ लगाना ने की जो पद्धति है इसको मियावाकी पद्धति कहते हैं। और ये एक कौन सी है, ये एक जापानी पद्धति है, ठीक है, ये एक जापानी पद्धति है, जापानी के द्वारा इसको बताया गया। तो मियावाकी पद्धति एक जापानी वनीकरण विधि है और इसमें पौधों को शहरी क्षेत्रों में कम दूरी पर लगाया जाता है। पौधे सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। पद्धति के अनुसार पौधे की 3 प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है जिसकी ऊंचाई पेड़ बनने पर अलग अलग होती है। जैसे कि एक पेड़ खजूर का लगाया जाएगा तो दूसरा पेड़ नीम का, ओ या शीशम आदि का होगा। वहीं तीसरा पेड़ जो होगा वो किसी तरह की एक फुलवाड़ी का होगा। और इसमें खास बात यह रहती है कि एक पेड़ ऊंचाई वाला, दूसरा कम ऊंचाई वाला और तीसरा घनी छायादार वाला जो पौधा होगा उसको इसमें चुना गया है, उनको इसमें लगाया जाएगा। तो फॉरेस्ट यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे वनों को डेवलप करने का जो वन करने की जो ये मेथड है, ये मियावाकी पद्धति है जो जापानी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु है, कोविन है, डिजिलॉकर हो और दीक्षा है। आप सभी देख रहे होंगे ये क्या है, ये चारों के चारों क्या है, एक ऐप में, ठीक है। अधिकतर हमने आरोग्य सेतु को भी यूज किया है, कोविन पर भी हमने टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए इसमें यूज किया है, और डिजिलॉकर भी हमने यूज किया है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिलॉकर में सेव रखना है ना। और दीक्षा को भी हमने यूज किया है। तो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। ये पूछा गया कि कौन से हैं जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनको बनाया गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों ही ऐप जो है ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा इस पर इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर बनेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वेव 3.0 के संदर्भ में निम्न पर विचार करने हैं। तो वेव 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं या किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं, ये यहाँ पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 ABCD में से 1 2 और 3 जो है ये तीनों यहाँ पर सही है, ठीक है, तीनों ही यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनेगा। देखिए व्याख्या देखे थे तो वेब 3.0 यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब, यानी कि इस संस्करण को वेबसाइट के फीचर के ऊपर
कोई भी बात को डिसाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका मेजर एलिमेंट होगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसे डिसेंट्रलाइजेशन को यानी वेब 3.0 को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावर देगा और यह टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कंट्रोल भी किसी एक के पास नहीं होता, बल्कि हर कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा इसका कंट्रोल होता है। और वेब 3.0 पहली बार वर्ष 2006 दशक में सामने आया था और फिर 2000 दशक के बाद इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शंस आपको मिलाने हैं, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, ठीक है। हम याहू मेल, हॉटमेल ये सब यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, क्योंकि हमें क्या देते हैं, ये सर्विस ही तो देते हैं, सेवा दे रहे हैं। प्रयोक्ता अपने चल युक्ति यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रयोक्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, निम्न में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ये पूछा है। देखिए इसमें क्या है कि जब कोई मिसाइल है और वो मिसाइल पृथ्वी के चारों ओर किसी एक स्थित जो कक्षा है, कक्षा में स्थापित उसको किया जाता है, तो ये पृथ्वी पर किसी लक्ष्य ऊपर को त्याग देता है, तो यही प्रभाजी कक्षीय बमबारी है। और इसकी जो सही प्रतिबिंबित करता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है तो वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य ऊपर कक्षा को त्यागता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आंसर कहीं दूसरी जगह से उठाए हैं, जिनका मैंने और उनके लिए मैंने सोर्स भी ढूंढे काफी, लेकिन मुझे नहीं मिल पाए। अगर वहां से कुछ गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा पात्र हूं। तो आप अपने क्वेश्चंस मिला लें, बाकी जब भी कमीशंस की जो आंसर्स की होगी वो फाइनल आंसर्स की होगी, तब देखिए तब आपसे मिलान कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्न में से एक प्रसंग में होता है, किसमें, क्लाउड में, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी में या बेतार संचार प्रौद्योगिकी में। तो जो क्यूबिट है वह क्वांटम संगणन है, क्वांटम कंप्यूटर संगणना ये जो होता है, ये क्यूबिट का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए क्वांटम इनकी बिट एक क्वांटम कंप्यूटर की में सूचना की सबसे छोटी इकाई है और क्यूबिट 1 या 0 के मान के साथ साथ दोनों मानों को एक ही समय में पकड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। 16 निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों में पर विचार करना है, निकट परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभी निर्धारण या बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो इसमें पूछा कि लघुप्रास युक्तियां कौन है। तो इसमें जो लघुप्रास युक्तियां हैं ये तीनों ही जो है ये लघुप्रास युक्तियां हैं। A, B, O 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित पर विचार करने हैं, वही है बायोफिल्म यानी कि जयप्रत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा अतरंगों पर बन सकती है, जयप्रत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है और जयप्रत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो कथन कौन से सही हैं? 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। देखिए यूपीएससी जो होता है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ऑप्शंस भी देता है। अगर हम एलिमिनेट करें तो आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं।
देखिए जो जैव परत है मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सा अंतरों पर बन सकती है, और इस तरह देखें तो ये तीनों कथन ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से इसका सही आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। 18 प्रजैविकों यानी कि प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में विचार करना है। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं दोनों के बने होते हैं। प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्यों में हो, किंतु ये नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नाल में पाए जाते हैं। तो ये आहार नाल में नहीं, मुझे जहाँ तक है कि ये आंत में भी पाए जाते हैं हमारे, और मुंह में भी पाए जाते हैं, लेकिन आहार नाल का मैंने नहीं देखा है। विश्लेषण भी दिया है, थोड़ा वहाँ देखेंगे। और प्रजैविक जो होते हैं वो शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये भी सही है, जो प्रजैविक होते हैं वो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होता है। देखिए प्रोबायोटिक्स क्या है, एक गुड बैक्टीरियल और ईस्ट का क्या है, एक मिश्रण है जो हमारे पूरे शरीर में मौजूद होते हैं। मुंह, आंत, यूरिनरी, लंग्स, स्किन में मौजूद होता है। साथ ही साथ यह पाचन क्रिया और संक्रमण से जुड़े हुए भी कई कार्य करते हैं। मुख्य रूप से प्रोबायोटिक्स आंत की लाइनिंग में मौजूद होते हैं और एक तरह से माइक्रोबायोम कहा जाने वाला अपना खुद का इकोसिस्टम विकसित करते हैं, और ये शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ऑप्शन है, ये दोनों यहाँ पर सही होगा। ये इसकी थोड़ा विश्लेषण दिया है मैंने, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 1, 2 और 3 ये 3 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड, स्पुतनिक और कोवैक्सीन, तीनों के बारे में दिया गया है। और तीनों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित है mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके। तो ऐसा नहीं है, किसी AZ1222 करके के नाम से जानी गई है, और ये कॉमन कोल्ड वायरस यानी कि अमीनो एसिड्स के बने हैं जो चिंपैंजी में पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये यहाँ से इस क्वेश्चन को, ये ऑप्शन 1 जो है ये गलत बनता है, 1, 1, 1। तो 2 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, स्पुतनिक जो 5 है वो वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई है, और कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर बनते हैं। तो कोविशील्ड CHED-OX1 nCoV-19 या AZD1222 के नाम से जाने वाली एक वैक्सीन कॉमन कोल्ड वायरस या एडिनो वायरस का एक कमजोर किया गया रूप है। ठीक है, ये mRNA के जो मैसेंजर RNA है इस प्लेटफॉर्म का रूप नहीं है, जो चिंपैंजी में पाया जाता है, और यह है इस वायरल वेक्टर में SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत बनता है, और 1, 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर होगा, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई मुख्य और सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो निम्न में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। देखिए बहुत सारे प्रभाव दिए गए, 7 इफेक्ट दिए गए कि कौन से पड़ेंगे, बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जीपीएस और दिक संचालन यानी कि नेविगेशन प्रणालियां विफल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अगर सौर प्रज्वाल आता है, क्या सौर प्रज्वाल एक सूरज की एक चमक, सूरज की जो सतह है उस पर एक अचानक बढ़ने वाली चमक है। तो अगर उसकी जो चमक अचानक से किसी भी स्थान, किसी भी जगह की चमक एक जगह एकदम से बढ़ जाती है, तो ये सौर प्रज्वाल का एक रूप होता है। ठीक है, इसके विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले हम आंसर तक पहुंचे। देखिए
यहाँ पर जो जीपीएस और दिक् संचार नेविगेशन प्रणाली विफल हो जाएंगी। अगर सौर प्रज्वाल आता तो ये विफल हो जाएंगे। बिजली ग्रिड विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, तो ऐसा थोड़ा संभव नहीं है। और बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हाँ, जो बिजली के जो ग्रिड हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। ठीक, ये सब भी हो सकता है। सॉरी। 5 ग्रह के अधिकांश हिस्से में दावाग्नियां घटित हो सकती हैं और उपग्रह की जो कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। जो सैटेलाइट्स हैं उनकी जो कक्षाएं हैं वो बिगड़ सकती हैं। और उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और वो कक्षाएं जो होती हैं सैटेलाइट्स की जो क्लास कक्षाएं हैं वो भी विक्षुब्ध हो सकती हैं। तो 1, 3, 4, 6, 7 यहाँ पर हमारे सही आंसर बनते हैं। 1, 3, 4, 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, सौर प्रज्वालन की सोलर फ्लेयर सूरज की सतह के किसी स्थान पर अचानक बढ़ने वाली चमक को कहते हैं। सौर प्रज्वाल सूरज की सतह के किसी स्थान पर अचानक बढ़ने वाली चमक को कहते हैं। चलो रिपीट हो गया। और यह प्रकाश वर्णक्रम के बहुत बड़े भाग के तरंग दैर्ध्यों पर उत्पन्न होता है। सौर प्रज्वाल में कभी कभी कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण भी होता है, जिसमें सूरज के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बाहर फेंक दिए जाते हैं और यह तेजी से सौरमंडल में फैलती है। और इसके बाहर फेंके जाने के 1 या 2 दिन बाद पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। धरती से सौर तूफान अगर टकराने के कारण क्या होगा, बाहरी वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसका सीधा असर पृथ्वी की परिक्रमा पर कर रहे सैटेलाइट्स पर पड़ सकता है। इनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो उनकी जो कक्षाएं वो विचलित हो सकती हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल, सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। और यहां तक कि सबसे कमजोर सौर तूफान से भी पावर ग्रिड में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। तो इस प्रश्न से हम इस व्याख्या से देख सकते हैं कि सारे कौन कौन से हमारे जो कथन है वो सही हो सकते हैं। तो आंसर हमने देख ली, व्याख्या हमने देख ली है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। एसन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनुकरण में न्यायालय के मानवाधिकार अधिनियम 1971 पारित किया गया था और भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है और भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एसन सान्याल क्या थे? ये सॉलिसिटर जनरल थे पहले तत्कालीन। इनकी अध्यक्षता में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 को पारित किया गया था। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ठीक, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने के लिए शक्ति प्रदान करता है। एकदम सही है ये भी, क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय दोनों है। उच्चतम न्यायालय
अगर उसकी अवमानना है तो उसको जो दंड देने का अधिकार है वो आर्टिकल 129, और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय वो 215 आर्टिकल 215 के अनुसार वो दंड देने की जो शक्ति है उनकी दंड दे सकते हैं। और भारत में संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ये कथन यहाँ पर गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए जो संसद में शक्ति निहित है, यह सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए विश्लेषण भी देखते हैं साथ में। देखिए, एहसन सान्याल तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की अध्यक्षता में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है किसी न्यायालय की गरिमा या उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है, और वहीं 142 सब क्लोज 2 यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच तथा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। ठीक, दोनों 215 आर्टिकल्स जो है ये हाई कोर्ट्स के लिए है, इनके उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने के में सक्षम बनाता है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं अवमानना से रिलेटेड, 129, 142 और 215, 215। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के संदर्भ में सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। विधिक कार्य परिषदों इनके बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि विश्वविद्यालयों की महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिक कथित करने की शक्ति है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है, सही है, क्योंकि कर सकते हैं। और जो ऑप्शन नंबर 1 है ये भी हमारा कथन 1 है, कोई भी गलत, सही है, क्योंकि जो सरकारी विधि अधिकारी हैं और विधिक फर्म जो अधिवक्ता हैं वे के रूप में, तो जो विधिक फर्म है वो अधिवक्ता के रूप में यानी कि एडवोकेट के रूप में तो मान्यता प्राप्त हैं, किंतु जो कॉर्पोरेट वकील हैं और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता हैं वो इस मान्यता के बाहर रखे गए हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की उपेक्षा होती है। अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो हमें क्या पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी? नहीं, हमें राष्ट्रपति की सिफारिश या उसकी अनुमति लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो 1 है ये हमारा यहाँ से खत्म हो गया, और इसे हम देखें तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और बचता है हमारा केवल 2 और 3, यानी कि यही आंसर इसका सही है। तो इस तरीके से करके भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर कथन दे गए, कथन वालों जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये बहुत अच्छी बात होती है कि उसमें हम, अगर हमें इतना याद है कि एक कथन हम उसमें से गलत कर रहे हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन 2 और 3 देख लेते हैं। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के सक्षम प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकार है कि वे अपनी अनुमति दे। यस, देनी होगी, ये सही है। और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। किसी तरह की कोई बैठक का उपबंध नहीं है, केवल क्या एक विशेष बहुमत है, उससे वो पारित हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। देखिए, यह बिल यानी कि विधेयक किसी मंत्री या खाने के सदस्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन की जो शुरुआत है वो संसद के किसी भी सदन में संशोधित बिल को प्रस्तुत करके की जा सकती है। किसी भी सदन में कर सकते हैं, चाहे अपर में करें, ठीक है, या राज्यसभा में करें या फिर हम लोकसभा में करें, किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है।
सॉरी, यह संशोधन बिल दोनों सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा 50% से अधिक तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, इनकी विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी द्वारा इसको पारित करना पड़ेगा, तभी वो संशोधन राष्ट्रपति के पास जाएगा। प्रत्येक सदन को अलग अलग विधेयक पारित करना होगा। अगर किसी वजह से दोनों सदन में असहमति बनती है तो यह बिल लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो रद्द हो जाएगा और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सीटिंग्स का कोई प्रावधान नहीं है, किसी नहीं हो सकती, भले ही कुछ संशोधन सामान्य बहुमत से ही क्यों न हो। राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति न तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही संसद को पुनर्विचार करने के लिए उसे भेज सकते हैं। उसे अपनी राष्ट्रपति महोदय को अपनी जो अनुमति है वो उसको देनी ही होगी और देने के बाद वही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 23, ये हमारा सही आंसर बना, ऑप्शन बी इस पर सही होगा। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है और संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर के लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन से कथन यहाँ पर सही है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन कथन 2 है कि संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसमें जो मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री को मिलाकर के लोकसभा के कुल सदस्य 50%, जितने भी कुल सदस्य हैं उनका 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्री। और ये मंत्री कितने तरह के होते हैं? ये मंत्री 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के नहीं होते। चार श्रेणी हमारे संविधान में नहीं है, 3 है। तो एक कथन यहाँ पर गलत हो गया, तो एक यहाँ से गलत हुआ, एक यहाँ से गलत हुआ और न एक न दो, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्योंकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत किया गया है भारत के संविधान में। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 में संविधान मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 इनके 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारियां, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के भत्ते, वेतन और भत्ते से संबंधित है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री हो सकते हैं और उप मंत्री हो सकते हैं। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान कौन होता है? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। ठीक, और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये संविधान, ये जो संशोधन है, ये जो नियम था, ये संविधान संशोधन हुआ था 91वां यानी कि 91वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में और इसी के द्वारा इसको इसमें ऐड किया गया था। तो कुल लोकसभा के जो सदस्य हैं, कुल संख्या जो है लोकसभा के, उनकी संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्री। कहाँ? संघ सरकार में, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 मंत्रियों की श्रेणी रखी गई है हमारे संविधान में, केवल या तो कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्री हो सकते हैं या फिर उप मंत्री हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 25 है। देखिए आधा हमने पार कर लिया है। तो निम्न में से कौन सी लोकसभा की अनंत शक्तियां हैं? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चढ़ाना। तो कौन कौन से यहाँ पर सही है? क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आपात काल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना तो यहाँ पर गलत है, वो तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये सही आंसर बन सकता है 2। तो 2 यहाँ पर है तो, लेकिन ये गलत हुआ। यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हुआ, यानी कि केवल 2 ही यहाँ पर सही है। और राष्ट्रपति महाभियोग चलाना ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक, चलिए विशेषण देखते हैं।
लेकिन अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दे। यह प्रस्ताव 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना उसे आवश्यक है। केवल लोकसभा का काम नहीं है, ये दोनों का काम है। अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। हालांकि इसे सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा इसको लाया जा सकता है, ठीक। और यदि प्रस्ताव यह लोकसभा में पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इससे इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पर सही आंसर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी और है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार देखें तो महाभियोग का भी ऑप्शन था उसमें। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वो बोल रहा है कि केवल लोकसभा के बारे में बात करते हैं, लोकसभा के बारे में नहीं। यहाँ पर भी दोनों सदनों के बारे में बात हो रही है, मतलब किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी कि जी हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी भेजनी होगी, उन्हें सूचित करना पड़ेगा और वो जो सूचना होगी वो कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 मेंबर्स जो हैं उनके उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। अगर 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर उस पर नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा और 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति भवन में यह सूचना पहुंचनी चाहिए कि जी हम आपके खिलाफ महाभियोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, ठीक। तो 61 से है तो ऑप्शन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हुआ। 26 भारत में दल बदल विरोधी कानून में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो यहाँ पर भी देखिए यह कानून जो ऊपर है लिखा हुआ है यहाँ पर, नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। अगर उसकी अपॉइंटिंग हुई है, कोई विधायक है और विधायक होने के वो 6 माह के अंदर ही अगर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, किसी भी दूसरी पार्टी में वो जाता है, किसी भी दूसरी पार्टी राजनीतिक दल में वो शामिल होता है तो मान्य है। लेकिन अगर 6 माह से ज्यादा टाइम हो गया और वो किसी दूसरे में जाते हैं तो उसकी जो सदस्यता होती है उसको वहां से खत्म कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी सदन भाव हो। और यह कोई कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिर्दिष्ट करना होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से सही आंसर होगा। देखिए 52वें संविधान संशोधन के जरिए बना दल बदल कानून 1 मार्च 1985 से देश में लागू हुआ और संविधान में 10वीं अनुसूची के रूप में इसे शामिल किया गया था। यह कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। इसके तहत यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी में का समर्थन करता है तो उसकी इस प्रक्रिया को दल बदल माना जाता है और ऐसे में उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। किसी सांसद अथवा विधायक द्वारा राजनीतिक पार्टियों को बदलने के मामले में 3 कानून स्थितियां हैं। पहली, क्या जब किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ता है, पहली है। दूसरी है, जब कोई शख्स निर्दलीय विधायक बनता है और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, ये भी दल बदल है। पहली और दूसरी कंडीशंस में सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वहीं तीसरी स्थिति मनोनीत सांसदों से संबंधित है और इसमें सांसदों
अथवा विधायकों के मनोनयन के बाद अगर वे 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो कोई बात नहीं, हो गए तो हो गई। लेकिन अगर वो इसके बाद किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 6 माह के भीतर नहीं कि 6 माह के भीतर कर सकते हैं, नहीं, 6 माह के भीतर तो नहीं कर सकते। बात कही गई पीछे क्वेश्चंस में कि 6 महीने के अंदर ही वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, तो शामिल हो सकते हैं 6 माह के भीतर ही, ठीक है ना। 6 महीने के भीतर किसी शामिल होते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके बाद वो शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही भारत के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है, और भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है तब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था उसको भी वो भी इस्तीफा देती है। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई किसी पार्टी है, कोई किसी पार्टी की सरकार है और उस पार्टी के उसने जो भारत का महान्यायवादी है उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो उसके त्यागपत्र देने से ही पूरी सरकार को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, और ना तो ये सही है ना वो एक सही है, वो बात अलग देखते हैं। केवल एक और देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल, देखिए जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है ये भारत के जो महान्यायवादी होता है इनके अधीन कार्य करता है, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी ही है सरकार का एक ऐसा अधिकारी है जिसे भारत की संसद में बैठक में भाग लेने की अनुमति तो है, लेकिन क्या वोट देने का अधिकार उसको नहीं है। वो वोट नहीं दे सकते, वो वोट नहीं दे सकते, केवल बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी सॉलिसिटर, भारत का सॉलिसिटर जनरल नहीं, भारत के सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो महान्यायवादी के अधीन कार्य करते हैं। तो इससे भी ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत बनता है। तो ना तो 1 और ना ही 2, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देख लेते हैं इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए भारत का महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में? क्षेत्र में है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, और तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर सकता है। धारा 88 में के अनुसार संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, हालांकि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन उनके कामकाज में सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उन्हें किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया का आधार उल्लेखित नहीं है कि भाई इनके खिलाफ कोई महाभियोग लाया जाएगा, कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा या संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना कार्य करते हैं, प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही निकल गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्व न्यायालयों द्वारा जारी रेटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि वह कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश या मैंडेमस नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा ही होगा। अगर उसके कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया तो उसके पास मैंडेमस नहीं कर सकते उसको, ठीक है, पर उसमें परमादेश जारी नहीं कर सकते उसके लिए। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश या मैंडेमस नहीं होगा। हो सकती है कोई कंपनी है किसी कंपनी के, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, तो उसके खिलाफ या उस पर परमादेश या मैंडेमस हो सकते हैं, कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत होता है। तो जहाँ 2 है उसे खत्म करो, यहाँ 2 है, ये खत्म करो, ये खत्म करो,
तो सी बचता है हमारा 1 और 3, तो 3 भी सही बनेगा। देखते हैं, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति इनकी पब्लिक माइंडेड पर्सन्स जो होगा वो अधिकार परीक्षा इनकी कोवरंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेशन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। बिल्कुल सही है, जा सकते हैं। तो 1 और 3 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य के सर्वोत्तम व्याप्ति है और अंततः भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए और यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर पढ़ते ही हमें देख रहे हैं तो ऑप्शन सही बनते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत जो है ये क्या है, डिजिटल मिशन जो है ये क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। कहाँ पहुंच गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 30 लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष है लोकसभा का अध्यक्ष नियत करेगा तारीख उसके निर्वाचन के लिए। वह आज्ञापालक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। ये यहाँ पर गलत बनेगा। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो शासक दल का होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा वो जो विपक्षी दल होगा विपक्षी दल का उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ये गलत बनता है। एक सही है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होगी जैसे कि अध्यक्ष की और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। अगर उपाध्यक्ष जो है वो सदन की क्या करता है, अध्यक्षता करते हैं, तो उनकी शक्ति फिर क्या होगी, वही हो जाएगी अध्यक्ष वाली। तो ये भी यहाँ पर सही है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुव्यवस्थित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा उसे विधिवत समर्थित होता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो उपाध्यक्ष है उसकी जो नियुक्ति है वो विपक्षी दल का किसी भी सदस्य जो होगा वो अपने सदस्य जो होते हैं उन सदस्यों में से ही विपक्षी दल का जो सदस्य होगा उसी को ही किसी एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है। चलिए ऑप्शन देखें। देखिए 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी तीनों गलत हैं। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। लोक उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा यानी कि अध्यक्ष चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अध्यक्ष की गई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उपाध्यक्ष की अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर बनेगा। त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों में संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर मैं डायरेक्टली आंसर्स की तरफ ही जाऊंगा। व्याख्या मैंने उसको ज़्यादा नहीं देखा, और लेकिन जो मुझे आंसर्स के सोर्स मिले हैं उनको मैंने ज़्यादा नहीं सर्च किया, ढूंढा। मैं केवल आंसर्स आपको देने की कोशिश करूंगा, और अगर इनमें कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देख 32 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 32 का जो सही आंसर है 32 का जो सही आंसर बनेगा वो होगा, क्या बनेगा, तो 3 कथन है यहाँ पर, 1, 2 और 3। ठीक, और ऑप्शन है A, B, C, D। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, 1 और 3। देखिए 1 और 3 मतलब अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, और अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। 33 का जो सही आंसर क्या बनेगा, 33
33 में भी ऑप्शंस हमें आगे दिए गए हैं, तो इनमें जो सही आंसर रहेगा ये देखिए यहाँ पर होगा 2 और 3, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। 34 G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहला, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है, तो G20 और पेरिस क्लब जो है इनके द्वारा एक पहल को चलाया गया है, और यह आदरणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की एक पहल है। तो ये भी क्वेश्चन ये भी सही है, क्योंकि ये आदरणीय ठीक है, ऋण वाले जो निम्न आय वाले जो देश हैं उनको ये क्या करते हैं, सहायता देने की पहल है G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इनकी सी कुछ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड के क्या लाभ हैं? तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसके जो लाभ होंगे, सरकार IIBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, सही है। और IIBS निवेशकों की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये भी सही है। और IIBS पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा या कौन से सही हैं? सब अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, और वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो कौन से आंसर यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये दोनों नहीं सॉरी प्लेटफॉर्म अपने द्वारा कर सकते हैं माल का विक्रय, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पर बी सही होगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, तो अपने माल का विक्रय नहीं कर सकते स्वयं, ठीक। 36 का सही आंसर। 37 निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र के रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? तो रियल सेक्टर्स में देखिए क्या होते हैं, किसानों को अपनी फसल काटना बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, कपड़ा जो मिलें होती हैं उनको कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी क्या है, एक रियल सेक्टर्स का है। और किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना नहीं, किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट निकाय विदेश में का रुपया अंकित मूल्य को बॉन्ड जारी करना, ये नहीं। तो रियल सेक्टर्स में दो हैं, केवल किसानों को अपनी फसलें काटना और कपड़े मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। इनकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ए वाला, ठीक। चलिए, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? देखिए, प्रतिबिंबित के उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा कि कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, तो ये इसका प्रतिबिंबित करती है अच्छे रूप में, तो डी यहाँ पर सही आंसर होगा। 39 किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है और ऋण वित्त को पूंजीगत व्यय माना जाना, जबकि इक्विटी वित्तन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो 1 और 2 ये क्या है, कौन सा यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा, ए, ये वाला सही है, यहाँ पर ये गलत है, तो एक आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, इकोनो के मैंने आंसर्स आपको बता दिए हैं कि मैं डायरेक्टली आंसर्स की तरफ जाऊंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए
जाता है नीलामी पर, बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक भाग घटक होती हैं। तो कौन से यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन कथन जो 2 है ये सही है और ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 41 निम्नलिखित में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानवोद्वी स्रोत है? देखिए मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए मीथेन कहाँ से हमें पहुंच सकते हैं? मीथेन का जो उत्सर्जन देखते हैं तो हमें कहाँ से मिलती है? धान के खेत से, ठीक है, धान के खेत से। तो धान का खेत है, जब पशु जुंगाली करते हैं तब भी हमें है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा धान के लिए। धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, यह परिणाम हो सकता है। अगर धान के जो खेत होने के बारी बारी से इनके क्लेदन में शुष्कन किया जाता है, वो ड्राई किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें जो काम जो होगा, देखिए एक तो बीजों की कम आवश्यकता, हाँ ठीक है, बीजों की कम आवश्यकता होगी, हमें मीथेन का भी उत्पादन कम होगा और साथ ही साथ बिजली की भी कम खपत होगी, बिजली ज़्यादा नहीं लगेगी, बिजली कम लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। 43 पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? देखिए मैप जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है, मैप के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए जो पश्चिम अफ्रीका में एक देश पड़ता है माली, तो माली में ही एक झील है और झील का नाम है लेक फैग्यूबिन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था यहाँ पर क्या था, ये सूख गई थी और सूखने के बाद में ये पानी की कमी के कारण सूख गई थी और एक उसके बाद में एक डेजर्ट का रूप इसने धारण कर लिया था। तो बी आंसर ये देखिए, ये अफ्रीका का मैप है माली, और माली में यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये ही है लेक फेबियन, ये लेक फेबियन है और यही अब क्या हो गया, डेजर्ट्स हो गई है, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, आप मैप पे देख सकते हैं अच्छे से। दक्षिण भारत की गंडीकोट्टा घाटी कैन्यन निम्न नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो ये देखिए, ये जो गंडीकोट्टा घाटी है, गंडीकोट्टा है, ये गंडीकोट्टा घाटी जो कैनियंस, ये पेन्नार जो नदी है, पेन्नार नदी के द्वारा बनेगी। जो गंडीकोट्टा है एक गांव है और वहीं पर एक घाटी, उसी के नाम पर इस घाटी का नाम गंडीकोट्टा रखा गया है। देखिए गंडीकोट्टा घाटी जिसे भारत की भव्य घाटी भी कहा जाता है, ये याद रखें, भव्य घाटी भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और गंडीकोट्टा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है और इसे द हिडन ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह जमलाम तदुगु के पास पेन्नार नदी के दाहिने किनारे पर एक क्या है, गांव है, ठीक है। तो वहीं पर इसका नाम गंडीकोट्टा घाटी है, ठीक है, यही है, ये गांव है एक। ये 44 का सही आंसर ऑप्शन सी, पेन्नार नदी। निम्न पर हमें विचार करना है। देखिए नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम, नोकरेक तो मेघालय में शायद। तो यहाँ पर कौन से युग्म जो है वो सही है, कौन से युग्म यहाँ पर सही है, ये पूछा गया है। देखिए जो नामचा बरवा है गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये नामचा बरवा जो है ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश के में, और ये इसे हम अरुणाचल हिमालय, ठीक है, अरुणाचल हिमालय। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय ये ठीक है, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है, ठीक, उत्तराखंड में। और नोकरेक जो है ये कहाँ है, नोकरेक ये मेघालय में है, सिक्किम में नहीं है, सिक्किम हिमालय मेघालय में है। और ये क्या है, ये गारो जो पहाड़ी है, जो गारो पहाड़ीज हैं उसकी एक सबसे ऊंची जगह है ये नोकरेक। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए देखिए नामचा बरवा अरुणाचल हिमालय में एक पर्वत है और नोकरेक पीक जो है गारो हिल्स का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक। चलिए अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्न में से किस क्षेत्र से संगत है, किस क्षेत्र के संगत है ये लिवेंट? तो देखिए ये जो है ये पूर्वी भूमध्य सागरीय जो तट है उसके पास का जो क्षेत्र है
उसे लेवेंट के नाम से जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए लेवेंट या ब्लाद अश-शाम या शाम पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर के पूर्वी छोर से लगा हुआ एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह सीरिया पर केंद्रित है, लेकिन लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित है। और कभी कभी इराक का पश्चिमी हिस्सा और सिनाई प्रायद्वीप भी इसका हिस्सा माने जाते थे। कभी कभी नहीं, कभी, ठीक है, कभी इसके ये हिस्सा इसी के हिस्से माने जाते थे जो भूमध्य सागरीय तट है, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा लेवेंट से। देशों पर विचार करना, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है, और सीमाएं अफगानिस्तान के साथ में लगती हैं। देखिए एक चीज है यहाँ पर, ये अगर आप हमें एक चीज है और उससे हमें देखें तो क्वेश्चन हमारा एकदम सही बनेगा, और ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए जो अजरबैजान है ना, अजरबैजान अपनी जो सीमा ये कैस्पियन सागर से साझा करता है। कैस्पियन सागर से 5 देश करते हैं अपनी सीमा साझा, तो अजरबैजान भी है, और इसकी जो राजधानी है बाकू वो कैस्पियन सागर के तट पर है। तो यहाँ पर ये अजरबैजान भाई कैस्पियन सागर, जो आपको कैस्पियन सागर देखने को मिलती है, कैस्पियन सागर से यहाँ पर आपको ये अजरबैजान यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, और अजरबैजान के नीचे, अजरबैजान के नीचे आपको यहाँ देखने को मिलेगा ईरान। ये ईरान है, यहाँ पर आपको ईरान मिलेगा देखने को। ठीक है, इसके ऊपर फिर आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान के बाद में आपको यहाँ से मिलेगा ये तुर्कमेनिस्तान है, और इस तरह से आपको यहाँ मिलेगा उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर मिलेगा आपको काजाकिस्तान, यहाँ अजरबैजान। तो इस तरह से ईरान है, और ईरान जो है ये अपनी सीमा को साझा करेगा किससे? अफगानिस्तान से, और ये ताजिकिस्तान भी करेगा, उज्बेकिस्तान भी अपनी हल्की थोड़ी सी बॉर्डर शेयर करता है अपना, तो अजरबैजान नहीं करेगा। और इसी से हम ऑप्शन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए जहां पर भी 1 है इसको खत्म कर दो, 1 यहाँ पर खत्म, ये 1 खत्म, ये 1 खत्म, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर बना। बहुत ही अच्छा आंसर क्वेश्चन है ये। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। तो सी, अच्छा मैप भी है, चलिए देखिए, देख लीजिए मैप है। तो ये देखिए ये अफगानिस्तान है, ये वाला, ठीक है, ये अफगानिस्तान। कौन कौन से देश लग रहे हैं? ईरान लग रहा है, तुर्कमेनिस्तान लग रहा है, ताजिकिस्तान लग रहा है, उज्बेकिस्तान लग रहा है, ठीक है। लेकिन किर्गिस्तान यहाँ पर, किर्गिस्तान अपना बॉर्डर इसके साथ में शेयर नहीं करता, तो यहाँ पर ये भी नहीं करेगा किर्गिस्तान भी। तो ताजिकिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, और उज्बेकिस्तान भी करता है, ठीक है। तो 3, 4 और 5, 47 बहुत अच्छा आंसर। 48 भारत में संदर्भ में मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनोजाइट में थोरियम होता है। मोनोजाइट में समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से होता है, और भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 का सही आंसर हमें देखना है। देखिए केवल जो मोनोजाइट है केवल जो सरकारी निकाय हैं वही इसके आयात संसाधित कर सकते हैं, इसका निर्यात कर सकते हैं। तो 4 तो यहाँ पर सही है, तो 4 को करते हैं, ये खत्म कर देंगे। और दुर्लभ मृदाओं का एक स्रोत है, तो ये भी दुर्लभ मृदाओं मोनोजाइट में थोरियम होता है, और भारत में तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर दुर्लभ मृदाओं का एक स्रोत है, ये भी सही है। मोनोजाइट में थोरियम होता है, ये भी सही है, और 4 ये भी सही। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर सही बनेंगे। ए ऑप्शन नंबर बी। देखो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। वर्ष का सबसे लंबा दिन देखिए जून महीने का जो सेकंड पखवाड़ा होता है, जो पखवाड़ा होता है वो 15 दिन का होता है,
और 15 दिन इनके पहले एक तारीख से 15 दिन और 15 के बाद में फिर 15 दिन, इस तरह से देखें तो जो पखवाड़ा 15 दिन का होता है तो 15 दिन जो सेकंड होगा वो जून में होगा, 21 जून के आसपास। ठीक है, तो जून महीने का दूसरा जो पखवाड़ा है वो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यहाँ पर ज्यादा फैक्चुअल करें, फैक्चुअल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि दी गई है, अवस्थान दिए गए कहाँ का पर देखो, होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, रेणुका दी गई है अरुणाचल हिमाचल प्रदेश, और रुद्रसागर त्रिपुरा, और सस्थाम कोत्ता जो झील है वो तमिलनाडु दी गई है। देखिए सस्थाम कोम्बा जो झील है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है केरल में, ये केरल में। ठीक है, और जो होकेरा वेटलैंड्स है ये पंजाब में नहीं है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये पूछा है कि केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, सभी चारों युग्म, मतलब कौन से सही है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं तो दो युग्म जो हैं यहाँ पर सही बनते हैं, 2 और 3, तो केवल 2 युग्म यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए होकेरा वेटलैंड जम्मू और कश्मीर, और स्तंभ कोट्टा जो झील है वो केरल। तो एक वीट फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, इसमें ना 50 क्वेश्चंस को किया है। अगर आवाज़ थोड़ी हुआ है तो आप स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं, वहां से आप इसको जल्दी से चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी लेकर आ रहे हैं जल्दी।